प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 व्याख्यानों में हम सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस प्रकार से हुआ, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले व्याख्यान में हमने किया था कि अंग्रेज 1839 से 1842 के बीच अफ़गान यानी कि अफ़गान के साथ युद्ध में व्यस्त रहे और सिंध के प्रति उनकी नीति में कोई नया विकास नहीं हुआ। साथ में हमने डॉक्टर एम.एस. जैन के एक स्टेटमेंट की चर्चा की थी। वो स्टेटमेंट मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 1842 की घोषणा में एलन बैरो ने अंग्रेजी राज्य को अफ़गानिस्तान तक ले जाने का विचार त्याग दिया और शांति स्थापना को अपना प्रमुख लक्ष्य माना। लेकिन अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की पराजय उनके मन में एक सूल की भांति खटकती रहती थी और वह कुछ बहाना बनाकर किसी अन्य क्षेत्र में सैनिक सफलता प्राप्त करना चाहते थे, जिससे अंग्रेजी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जा सके। और ऐसा क्षेत्र सिंध में बड़ी सरलता से उनको उपलब्ध हो गया, क्योंकि वहाँ के सैनिक जो स्थिति थी, अमीरों की जो सैनिक स्थिति थी, वह बहुत निर्बल हो गई थी। तो अब अंग्रेज सिंध को किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए, उन्होंने इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और बड़ी तेजी से वे इस नीति पर आगे बढ़ रहे थे। अप्रैल 1842 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो ने सिंध में ब्रिटिश रेजिडेंट आउटराम को लिखा कि खिराज के बदले शिकारपुर, जो कि वहाँ की एक जगह का नाम है, एरिया है, शिकारपुर ले लेना उचित होगा। इस प्रस्ताव पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई, अतः अंग्रेज़ों को थोड़े समय के लिए यह स्थगित करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। एलन बैरो ने तुरंत दूसरा स्टेप लिया और सिंध के अमीरों के समक्ष 18 शिकायतों का एक आरोप पत्र वो उन्होंने भेजा सिंध के अमीरों के पास में। यद्यपि इस आरोप पत्र की अधिकांश शिकायतें निराधार थी। अंग्रेजों ने मांग की कि सिंध के व्यापारियों का समस्त व्यापार टैक्स फ्री हो जाए, जबकि अमीरों का उत्तर था, अमीर यानी सिंध के शासक, कि ऐसी स्थिति में उनका अपना जो निजी यानी राज्य का जो खर्च है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। जून 1842 में सिंध में सर चार्ल्स नेपियर को अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष यानी कि सेनापति नियुक्त कर दिया गया और उसके अधीन एक विशाल सेना रखी गई। सितंबर 1842 में नेपियर सिंध पहुंचा। इस बीच सिंध स्थित रेजिडेंट कूटनीतिक जो डिप्लोमेट है, कूटनीति का कुटिल खेल खेलते हुए लॉर्ड एलन बैरो के पास में अमीरों के कुशासन की शिकायतें भेजता रहा। ठीक है, लगातार रेजिडेंट क्या है, शिकायतें भेज रहा है। अब शिकायतें भेजा जा रहा है तो फिर उनकी जांच होनी है। तो गवर्नर जनरल ने अपने सेनाध्यक्ष नेपियर, जो कि अभी वहाँ पे सितंबर 1842 में पहुँचा है, उसको कहा कि आरोपों की जांच की जाए।
डॉक्टर एम.एस. जैन लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखा इन्होंने, कि नेपियर का आरोपों की जांच करने का तरीका भी अद्वितीय था। उदाहरण देते हैं, नासिर खां पर यह संदेह किया जाता था कि उसने अंग्रेजों के विरुद्ध पत्र लिखे। उस पत्र की सच्चाई का निर्णय उस पर लगाई गई मोहर से हो सकता था। असली मोहर और पत्र में लगी मोहर में अंतर था। नेपियर ने मोहर के अलग होने पर भी उसको असली माना, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि दो प्रकार की मोहरें हैं, एक गुप्त कार्यों के लिए और दूसरी सामान्य कार्यों के लिए। ऐसी स्थिति में निर्णय स्पष्ट था। नेपियर को यह भी मालूम था कि सुखुमल नाम का आदमी सिखों और सिंध के अमीरों के मध्य जाली पत्रों से थोक व्यापार करता था। लाहौर में अंग्रेज प्रतिनिधि क्लार्क ने भी इन पत्रों की सच्चाई पर संदेह प्रकट किया था, लेकिन नेपियर ने उन्हें असली माना। नेपियर ने सिंध के अमीरों की नीयत पर पूरा संदेह किया। उसकी नीति को अंग्रेज विरोधी मानने के कारण गवर्नर जनरल एलेनबरो ने नवंबर 1842 में अंग्रेज जो वहाँ राजनीतिक जो ऑफिसेज थे सिंध में, उनको बंद कर दिया। अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधियों को सिंध के विभिन्न भागों से वापस बुला लिया गया। अब नेपियर को सिंध के अमीरों के संबंध में जो भी सूचनाएं, झूठी सूचनाएं जो भी उपलब्ध हो रही थी, वो सब गुप्त विभाग, जो गुप्तचर विभाग था अंग्रेजों का, उसके द्वारा प्रमाणिक मान ली गई। अंग्रेज सरकार इन अफवाहों को वास्तविक समाचार समझकर कार्य करती रही। गवर्नर जनरल एलेनबरो ने नेपियर की आक्रामक नीति को और अधिक प्रोत्साहन दिया। ये पूरी जांच एक पक्षीय थी, जो भी जांच थी, और अब अंग्रेज आक्रामक हो रहे थे। जो सेनापति है उसकी नीति आक्रामक होती जा रही थी और युद्ध के बहानों की तलाश थी, और गवर्नर जनरल अपने सबऑर्डिनेट नेपियर को प्रमोट कर रहा था। उसने लिखा कि जहां संकोच करने से राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचने की संभावना हो, वहां विरोधी पक्ष की शत्रुता की परिकल्पना कर लेना आवश्यक है। तो जैसा गवर्नर जनरल चाह रहा है, सेनापति वैसा ही कार्य कर रहा है। सेनाध्यक्ष, दोनों की जो ट्यूनिंग है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का जो उद्देश्य है, वो सिंध पर आक्रमण करने का बहाना तलाश करने का है। सेनाध्यक्ष नेपियर इस बात पर कार्य कर रहा था, उसका प्रयास था कि सिंध में फूट पड़ जाए, सिंध के अमीरों में आपस में संघर्ष हो। अंग्रेज़ों ने खैरपुर के अमीर मीर रुस्तम के भाई अली मुराद को अपनी ओर मिला लिया। अली मुराद स्वयं अपने लिए अमीरी चाहता था। अमीरी का मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा से है। जैसा बंगाल में मीर जाफर ने कार्य किया था सिराजुद्दौला के खिलाफ, और यहाँ एक मीर जाफर इनको जो मिला है उसका नाम है अली मुराद, और उसने षड्यंत्र, अंग्रेज़ों के षड्यंत्र में साथ दिया। झूठे पत्र लिखवाकर अंग्रेज़ों को मीर रुस्तम के विरुद्ध कार्य करने के लिए उत्तेजित किया। नेपियर ने आरोप लगाया कि सिंध के अमीर अंग्रेज
विरोधी कार्य कर रहे हैं। उसने अमीरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनकी बातें बिना सुने ही घोषणा कर दी कि वे अंग्रेज़ों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, वे अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं और वे संधि को भंग करने के दोषी हैं। नेपियर ने अमीरों पर एक नई संधि लादने की चेष्टा की। यह प्रस्ताव किया गया कि कराची, थट्टा पर अंग्रेज़ों का और रोहिड़ी तथा भावलपुर के मध्य समस्त क्षेत्रों पर बहावलपुर नवाब, जो कि अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था, उस पर भावलपुर का अधिकार स्थापित हो। संधि के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सिंध के अमीर समुद्र में चलने वाले ब्रिटिश जहाज़ों के लिए ईंधन का प्रबंध करेंगे तथा अंग्रेज़ों को सिक्के चलाने का अधिकार देंगे। अमीरों को 20 जनवरी 1843 तक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मोहलत दी गई, समय दिया गया। यह संधि प्रस्ताव तो एक दिखावा था, अतः अमीरों द्वारा संधि पत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व ही सेनाध्यक्ष नेपियर ने रोहिड़ी से भावलपुर के राज्य की सीमा तक के क्षेत्र पर सैनिक अधिकार कर लिया। इस समय खैरपुर के अमीर अली रुस्तम के भाई अली मुराद ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अली मुराद नेपियर से जा मिला और खैरपुर की गद्दी पाने के चक्कर में अपने भाई और अन्य अमीरों के विरुद्ध अनेक झूठी गवाहियां दे डाली। अंग्रेज़ों ने भी अली मुराद को अपनी तरफ मिलाकर सिंध में भी बंगाल, जो कि भारत के पूर्व में स्थित बंगाल का सा वातावरण पैदा कर दिया, जैसा प्लासी और बक्सर के युद्धों में हुआ। नेपियर ने उसे रुस्तम खां के स्थान पर अमीर बनाने का वायदा किया। नेपियर को उकसाने का काम कर अली मुराद ने सिंध का पतन अनिवार्य कर दिया। उसकी स्वार्थमय गद्दारी सिंध की पराजय का प्रमुख कारण बनी। अन्यथा नेपियर, अंग्रेज सेनाध्यक्ष नेपियर, जिसके पास में बहुत बड़ी फौज थी, आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता। अंग्रेज़ों ने सिंध के एक भाग पर अधिकार करने के साथ ही रामगढ़ के किले को घेर लिया और आउटरम, जो कि रेजिडेंट था, को सिंध का ब्रिटिश कमिश्नर वहाँ नियुक्त किया। ये जो कार्य किया, इससे जो सिंध के बलूची सरदार थे वो क्रोधित हो उठे और अब उनका धैर्य जवाब दे गया और वो नेपियर के इन अन्यायपूर्ण कार्यों को सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने ब्रिटिश कमिश्नर आउटरम के निवास स्थान पर धावा बोल दिया और अंग्रेज़ों ने सिंध के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दोनों पक्षों में युद्ध। ब्रिटिश सेना ने सर्वप्रथम खैरपुर पर अधिकार किया, फिर इमामगढ़ को नष्ट भ्रष्ट किया। फरवरी 1843 में मियानी नामक स्थान पर अमीरों की बलूची सेना को अंग्रेज़ों ने पराजित किया।
24 मार्च को मीरपुर का अमीर भी पराजित हुआ। फिर नेपियर ने विशाल सेना के साथ हैदराबाद की तरफ कूच किया। मीरपुर पर 27 मार्च को अधिकार हो गया। 2 भयानक लड़ाइयों के बाद करीब 600 बलूची सैनिकों की हत्या, उनके मर जाने के उनको मारकर नेपियर हैदराबाद नगर तक पहुंचा। हैदराबाद का अमीर अभी तक संधि करने के पक्ष में था, अतः उसकी अधिकांश सेना युद्ध में भाग नहीं ले सकी। अनुमान है कि नेपियर के पास 3000 के लगभग सेना थी और अमीरों की जो सैनिक संख्या थी वो लगभग 20,000 के लगभग थी। अंग्रेज इतिहासकार पी रॉबर्ट्स ने अमीरों की जो सैन्य संख्या है 30,000 बताई है। हैदराबाद और खैरपुर जीतने में नेपियर को कठिनाई नहीं हुई। हैदराबाद के किले के लिए तो संघर्ष ही नहीं हुआ। उसने कुछ आदमियों के साथ में किले में जाने की इजाज़त मांगी और अंदर जाकर किले पर अधिकार कर लिया। महलों में बेगमों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और सारे सिंध को, विशेष तौर पर अमीरों के खजानों को लूटा गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण सिंध पर अधिकार कर लिया और सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय करने की घोषणा कर दी अगस्त 1843 में। लॉर्ड एलनबरो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। ऑकलैंड जिस कार्य को नहीं कर सका वो एलनबरो ने पूरा किया। अमीरों को देश निकाला दे दिया गया और गद्दार अली मुराद को खैरपुर की छोटी सी जागीर दे दी गई। बाकी संपूर्ण सिंध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और जो सेनाध्यक्ष था नेपियर, जिसने ये सारी सफलताएं प्राप्त की थी, वह सिंध का पहला प्रशासक नियुक्त किया गया जिसने वहाँ अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ किया और इस प्रकार सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।